गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आदर्श पाठक। मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ क्लास 10th की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जो हम लोगों के नीड को पूरा करता है, हम लोगों को सेटिस्फाई करता है, हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है, और जो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज कहलाता है। नॉर्मली इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जिसको उपयोग करने के लिए, जिसका यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और जो इकोनॉमिकली, यानी कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर मैटर को निकालते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि हमने अगर 10 रुपए का कोई मेटल निकाला, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 10 रुपए का कोई मेटल निकाला और वो मेटल से हमें कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, 10 के 10 रुपए हमारे पूरे घाटे के चल गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिसोर्सेज के तहत नहीं कहलाएगा। हमें 10 रुपए का अगर हमने कोई मटेरियल निकाला अर्थ से, या फिर कोई भी किसी भी रिसोर्सेज से हमने 10 रुपए के आइटम को निकाला, तो उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और कल्चरली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कल्चरली का मतलब हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कुछ चीज़ की मान्यताएं होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कोई एक कम्युनिटी है जिसमें किसी चीज़ को यूज करना मना है, और तो हम लोग कह सकते हैं कि उस कम्युनिटी के लिए वो चीज़ रिसोर्स नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? कि जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है, हिंदू में किसी चीज़ की मनाही है, तो वो चीज़ अगर दूसरे कम्युनिटी के लिए मनाही नहीं है तो हिंदू के लिए वो रिसोर्सेज नहीं होगा, बाकी दूसरी कम्युनिटी के लिए वो रिसोर्सेज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर देखते हैं। देखिए, हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और इसमें वही दिखाया गया है कि देखिए, पहले जो ह्यूमन बीइंग है वो है, ठीक है, उसने नेचर से कुछ पाया, ठीक है, फिर उसने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया। इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, एक संस्था कह सकते हैं, ताकि वो उस मटेरियल का यूज करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक अकेला ह्यूमन वो चीज़ नहीं कर सकता है। उसे हमें किसी भी वर्क को करने के लिए कभी कभी के ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो उसने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, जिसे हम लोग इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। पाया कहाँ से? नेचर से। और फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो टेक्नोलॉजी पहले नेचर से मिला, फिर हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप की, और उसके बाद हमने उसे प्रॉपर यूज के लिए क्या किया, तैयार किया। तो नॉर्मली यही इसका कहने का मतलब है। फिर हम लोग देखते हैं। देखिए, रिसोर्सेज के कुछ टाइप होते हैं। रिसोर्सेज के कुछ टाइप में हम लोग देखेंगे कि देखिए, पहला नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और फिर इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ये इस सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है रिसोर्सेज का, आप कह सकते हैं, जिसके बारे में पूरा विस्तार से दिया हुआ है, पूरे एक वाइटल तरीके से यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि आगे चैप्टर में दिया हुआ है। एक तरह से ये माइंड मैप आपका तैयार कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग देखते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के ऊपर बताया गया है, माफ़ करिएगा हमने ये नहीं देखा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के ऊपर बताया गया, मतलब कैसे रिसोर्सेज उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेज का क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला, बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मतलब जैविक, जिसके अंदर क्या होता है, लाइफ होती है, ठीक है।
ये कहाँ से या कहाँ से हम लोगों को मिलता है? बायोस्फीयर से मिलता है। बायोस्फीयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच का जो एरिया होता है जिस पे लाइफ सर्वाइव करती है वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर में जो मिलता है उसमें, बायोस्फीयर में प्रॉपर्ली हम लोग बायोस्फीयर में ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो बायोस्फीयर में लाइफ होती है और उसमें क्या क्या आते हैं? देखिए, उसमें आते हैं ह्यूमन, उसमें ह्यूमन आते हैं, फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों की और जानवरों की प्रजातियां आती हैं, स्पीसीज आती हैं, मछलियां आती हैं, और ये सब आते हैं किसमें? बायोटिक रिसोर्सेज पे। नॉर्मली कहने का मतलब है जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरा फौना और फिशरीज और लिव स्टॉक, जितने लिविंग होते हैं ये सब कहाँ पाए जाते हैं? बायोस्फीयर में, और ये बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अब हम लोग आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज पे। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये एबायोटिक नाम से ही पता चलता है, अजैविक संसाधन जो नॉन लिविंग होते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? नॉन लिविंग होते हैं। ये नॉन लिविंग क्या कहलाते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। मतलब जितने भी रिसोर्सेज क्या हैं, नॉन लिविंग है, वो एबायोटिक रिसोर्सेज के तहत आते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं रॉक्स और मेटल्स, ये क्या है? नॉन लिविंग है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के हम लोग ऊपर देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी में एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फिजिकली, केमिकली यानी भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, ठीक है, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस से। फिजिकली यानी किसी चीज़ को दबा कर बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर रिएक्शन के जरिए, या फिर हम लोग मैकेनिक के जरिए हम लोग दोबारा अगर उसे प्रोसेस में लेके आ सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसे दोबारा यूज कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? किसी भी पर्टिकुलर मैटर को अगर हम लोग दोबारा यूज करने लायक बना देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे सोलर और विंड एनर्जी, आपको पता ही है सोलर और विंड एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा यूज होती है। अपने प्रधानमंत्री भी एक योजना लेके आए हैं जिसमें बहुत बड़ी एरिया में क्या लगाया गया है? सोलर एनर्जी लगाया गया है। तो उसका प्लीज़ हमें आप कमेंट करिएगा। तो फिर वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तहत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं आगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है? दिस अगर ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉर्मली कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर मैटर को हम लोग जब यूज करते हैं, जब एक पर्टिकुलर मैटर को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, और उसको हम लोग दोबारा यूज कर नहीं सकते, या फिर दोबारा हम लोग उसे रिसाइकल कर नहीं सकते, या फिर अगर वो रिसाइकल होता भी है किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से, या फिज़िकल या केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए अगर वो दोबारा रिसाइकल होता भी है तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। आप कह सकते हैं उसको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर इंसान जो होता है वो 60 से 65 साल जीता है। अगर उसको 60 मिलियन ईयर्स बोला जाए कि भैया हम तुम्हारे लिए पेट्रोल 60 साल 70 साल बाद जो है, या फिर कह सकते हैं आप मिलियन करोड़ों साल बाद तुमको हम पेट्रोल फिर से देंगे, जियो, तो वो उसके लिए रिसोर्सेज है ही नहीं, है ना। तो रिसोर्सेज काफ़ी लॉन्ग टाइम लेंगे दोबारा रिसाइकल होने में, या फिर रिसाइकल नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके फ्रेंड्स, तो इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल, ये क्या है? नॉन और मेटल्स और फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिसाइकल रिसोर्सेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, या फिर हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ ऑनरशिप के, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। तो उसमें हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के पास लैंड होती है, कुछ किसानों के पास लैंड होती है यानी ज़मीन होती है, कुछ उधार पर लेते हैं जिससे वो खेती कर सके, जिसका वो टैक्स क्या करते हैं? चुकाते हैं, रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, या जिससे वो लेते हैं। और आप कह सकते हैं कि विलेज में कुछ लोगों के पास अपनी लैंड होती ही है और कुछ लैंडलेस होते हैं, कुछ के पास ज़मीन होती है, कुछ के पास ज़मीन
नहीं होती है। और शहरों में आप कह सकते हैं कुछ लोगों के पास प्लॉट होता है, हाउस होता है और प्रॉपर्टी होती है। तो नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास हो, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के तहत आता है, जिसमें हम लोग इस एग्जांपल ले लेते हैं पॉस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, यानी कुएं का पानी। आप अक्सर देखे होंगे पहले गाँव में कुएं का पानी, कुआं घर में, एक पर्टिकुलर घर में कुआं होता था जिसके सारे लोग वहीं से पानी लेते थे। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है वाटर वेल्स। और एक आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के पास एक घर है या उसकी ज़मीन है, तो ये क्या हो गया, उसका इंडिविजुअल रिसोर्सेज के तहत आ गया। ये उसका क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर हम लोग देखते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ठीक है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में क्या है फ्रेंड, इस पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, या कह सकते हैं कि एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप ही उस रिसोर्सेज का यूज करता है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर क्या है, आप कह सकते हैं फील्ड है, एक मैदान है जिसमें एक ग्रुप क्या करता है, मैच खेलता है, यानी उस एरिया के ही लड़के जाते हैं मैच खेलने के लिए। तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज हो गया। जैसे हम लोग ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, बरियल ग्राउंड्स हो गया, यानी जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे चराई होती है, तो ये सब किस रिसोर्सेज के तहत आते हैं, ये सब आते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज के तहत। जैसे पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये अर्बन एरिया में क्या है, एक कम्युनिटी द्वारा, एक ग्रुप द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज हो गया। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें फ्रेंड्स।